सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का प्यार भरा नमस्कार। मंदाकिनी जी आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सोनाली। अच्छा एक बात बताओ, जब से मैं आपको देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि आप कुछ नाराज सी हैं, मुंह आपने फुला रखा है, कारण? भैया आपने हालचाल ही नहीं पूछा। अरे आजकल जैसे हर कोई इंसान इसी तरह से अपना व्यवहार रखता है कि भाई मोबाइल में अपनी गर्दन झुकी हुई रहती है, मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, सामने से कोई आया कोई गया उन्हें खबर ही नहीं होती है। अरे 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 ये सही कहा या नहीं मैंने, ये बताइए। आपने मेरे लिए बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि मैंने आते ही आपको स्माइल पास किया था और पूछा था कैसी हो सोनाली, और आपने भी बदले में कहा था आज आप कुछ सुस्त नजर आ रही हैं। पर आम बात ये होती है ना कि जैसे ही हम सुबह सो के उठते हैं तो हम हमारे अगल बगल में इर्द गिर्द कौन है क्या कर रहा है किसी और हमारा ध्यान नहीं होता। जल्दी से हम जाते हैं अपने मोबाइल की ओर और मोबाइल खोल कर देखते हैं कि भाई क्या हालचाल है हमारे जमाने का, हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों का। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि हमारा जो सारा ध्यान है वो मोबाइल की तरफ हो गया है। हम उठते ही पहले माता पिता को चरण स्पर्श करने जाते हैं या भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं या अपनों से मिलते हैं। आज ज्यादातर, सभी के साथ तो नहीं होता ऐसा, लेकिन ज्यादातर लोग पहले मोबाइल अपना जो हाथ है बिस्तर पे ये देखने के लिए घुमाते हैं। ये बातें छूटती जा रही हैं। मोबाइल कहाँ रखा है। जी जी। तो ये सब तो है, लेकिन आपके और मेरे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा होगा भी नहीं। हाँ। ये तो बातचीत का हमारा जरिया है। बिल्कुल। तो चलिए अब मैं आपके हालचाल पूछती हूँ इस गीत के जरिए, पर पहले बता तो दें। हाँ। कि आज हमारे कौन कौन से कार्यक्रम हैं। वही मैं रोकने वाली थी आपको कि बता दें कि आज के हमारे विषय है पर्यटन में। आज हम आपको लक्षद्वीप की सैर करवाएंगे। अरे वाह। हमारे बहुत सारे साथी कमेंट्स भी लिख रहे हैं। साथ ही मुझे कुछ कहना है। ये जो सेगमेंट है ना, ये श्रोताओं का सेगमेंट है। बिल्कुल। जो श्रोताओं के दिल की बात की, परीक्षा और घर का वातावरण, जो अभी जो माहौल चल रहा है परीक्षाओं का माहौल है, तो घर में आपके घर में कैसा माहौल होता है? कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि टीवी 2-3 महीने हम टीवी देखना बंद कर देते हैं, रेडियो नहीं सुनते हैं, एक दूसरे को के घर नहीं जाते हैं कि भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं। और कभी कभी उल्टा भी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल परीक्षा सर पर, यानी कल पेपर है और लोग फोन पर शुभकामनाएं देने लगते हैं। कुछ लोग घर पर चॉकलेट लेकर आ जाते हैं। तो कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, ऐसा है कि भावी वर वधू की विवाह से पूर्व बातचीत। आपको क्या लगता है, बातचीत होना चाहिए या पहले जैसे होता था वैसे ही होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आजकल थोड़े से मापदंड बदल गए हैं, है ना। क्योंकि ज्यादातर लव मैरिज करते हैं लोग तो वैसे मिल लेते हैं, और अरेंज मैरिज में भी आजकल वर वधू का पहले से मिलना तय हो जाता है। कुछ फोटोज ले लिए जाते हैं। पर अभी भी ऐसा होता है ना कि कुछ पुरातन विचार वाले लोग होते हैं, उन्हें नहीं पसंद होता है कि नहीं ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पर अपने विचार लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि भावी वर वधू की विवाह से पूर्व बातचीत होनी चाहिए, उन्हें मिलना जुलना चाहिए, या ये सब शादी के बाद होना चाहिए। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस क्या कहता है, इसके बारे में भी आपके विचार आमंत्रित हैं। तो चलिए अब तो आपको गीत सुना देती हूँ, हाल पूछ लेते हैं और हाल पूछते हैं अपने श्रोताओं का। जी। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में। बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू
मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। तो भाई सोनाली, ये कार्यक्रम सुनकर तो हमारे श्रोता मुस्कुराने लग गए। हमारे एक साथी लिखते हैं, अनोखी अदा, हाल क्या है दिलों का, अब ठीक है, गीत माला से सकी सहेली में थोड़ा मूड सही हुआ। तो भाई आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, यानी हमारे श्रोता अब तो मुस्कुरा रहे हैं ना। और ये कमेंट्स पढ़ के भी हमें खुशी हुई कि चलो आप खुश हुए हमारे कमेंट्स। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे विश्व सामाजिक न्याय दिवस की। तो प्रतिवर्ष 20 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है ताकि हर व्यक्ति को उसके अधिकारों और सुविधाओं का उपयोग करने का अवसर मिल सके। बिल्कुल। और नवंबर 2007 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और ये दिन पहली 20 फरवरी 2009 को मनाया गया था। जी। और वर्ष 2025 की थीम है कि एक स्थायी भविष्य के लिए न्यायोचित परिवर्तन को मजबूत करना। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी थीम है इस बार की। और हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार हमें लिख दिए हैं। लिखते हैं कि सामाजिक न्याय एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की नींव है जो सभी के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करता है। ये लिंग, जाति, आयु, जातीयता, धर्म, संस्कृति और विकलांगता के आधार पर बाधाओं को खत्म करने का प्रयास करता है। सामाजिक न्याय में समानता, एकजुटता और मानवीय गरिमा जैसे मौलिक मूल्य शामिल हैं जिनका उद्देश्य अधिक समावेशी और निष्पक्ष समाज बनाना होता है। हमारे एक साथी लिखते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, सामाजिक न्याय एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की नींव है जो सभी के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करता है। साथ ही लिखते हैं हमारे एक साथी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस, यह दिवस का आइडिया 1995 में आया था। इसका उद्देश्य यह था कि समाज को भी के सभी लोगों को सामान्य तौर पर न्याय मिले, सभी के साथ कोई भेदभाव न हो, तभी से ये दिन मनाया जाता है। जी बिल्कुल सही कहा हमारे श्रोताओं ने। और देखिए, कोई भी दिवस जब हम मनाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होते हैं, संकल्प होते हैं, है ना। और रही बात की विश्व सामाजिक न्याय दिवस, तो सबसे पहले सोनाली ये जान लेना बहुत जरूरी है कि न्याय क्या होता है ना। तो न्याय का मतलब है कि लोगों को वो मिलना जिसके वे हकदार हों, ठीक है ना। और जब न्याय मिलता है तो इस बात की और भी गौर फरमाया जाता है कि किसी के साथ अन्याय भी ना हो। बिल्कुल सही कहा। तो न्याय का मतलब यही है कि सही व्यक्ति को सही हक मिले, और ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार किया जाता है। न्याय जो है वो समाज में समानता और एकता के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करता है। इसलिए आज का ये खास दिन उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो न्याय की मांग करते हैं, जिनके लिए निष्पक्ष न्याय होना बेहद जरूरी है। बस हम इस दिन की शुभकामनाएं देते हैं कि सभी को न्याय उचित रूप से मिले। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन,
कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। मैं सुन के जिसे शर्मा जाऊं, है कौन जो मुझ में समाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूह को अपने छुपाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करो, अगर देखो उसको जान भी दो। बिन देखे जिसको प्यार करो, अगर देखो उसको जान भी दो। एक बार कहो ओ जादूगर, ये कौन सा खेल रचाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। हाँ तो सोनाली, अब हम एक महत्वपूर्ण बातचीत की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो हर बातचीत महत्वपूर्ण ही होती है, लेकिन आज के इस समय में जब विवाह हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। बहुत ज्यादा, है ना? हाँ, जहाँ पहले हम देखते थे कि परिवार ताउम्र साथ निभाते थे, आज थोड़ा सा परिवार टूट जाते हैं, आपसी संबंधों में खटास आ जाती है, या एक दूसरे को निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब स्थितियां जो एक समय के साथ बदलाव आया है, उसके पीछे कई कारण होंगे, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन एक ये कारण जो हम जानना चाहते हैं कि भावी वर वधू को विवाह से पहले कितनी आपस में मिलने जुलने की इजाजत होनी चाहिए, या बातचीत करना उन्हें के लिए जरूरी होता है, या एक दूसरे को जान लेना बहुत जरूरी होता है। इस पर आज हम बातचीत करेंगे कि विवाह पूर्व बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वैसे मंदाकिनी जी, बदलते जमाने की तस्वीर कई मामलों में बहुत सुखद नजर आती है। जैसे पहले वर वधू को बातचीत तो बहुत दूर, उन्हें अपने पसंद नापसंद को भी कहने का अधिकार नहीं होता था। वर वधू इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि हमारे माता पिता हमारे बारे में जो सोचेंगे वो अच्छा ही होगा, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पर बातचीत न होने के कारण क्या होता था सोनाली, कि दोनों एक दूसरे के स्वभाव के, व्यवहार की आदतों से बिल्कुल अनभिज्ञ होते थे, जानते ही नहीं थे कि क्या है, और कारण कि दोनों को बहुत ज्यादा इसका फिर बाद में एडजस्ट करना पड़ता था, और वो कर भी लेते थे। हाँ, कर लेते थे। सबसे बड़ी बात है कि कर भी लेते थे, और एक दूसरे को नहीं देखे हुए भी वो शादी करते थे कि भाई कैसा है मेरा दूल्हा या कैसी है मेरी दुल्हन, उन्हें पता नहीं होता था। उसके बावजूद भी वो शादी करते थे, और समय के अनुसार धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव आने लगे, और वर वधू पहले की बातचीत करने और बाद में बहुत सारी चीजें पता करने के लिए वो
उत्सुक होने लगे कि हमें अपने भावी वर के बारे में या वधू के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे साथी भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि भाई ये जो शादी जो है हमारा शादी ये विवाह है, 2 लोग और 2 परिवारों के बीच संबंध बनता है। कुछ देर की बातचीतें हमें कुछ अंदाज भी पता लग जाता है, असली स्वभाव तो साथ रहने से ही पता चलता है। वक्त के साथ इंसान धीरे धीरे बदलता है, इसलिए एक दूसरे को समय दे। रिश्ते तभी लंबे चलते हैं दोनों आपसी समझ और धैर्य के साथ रहे। यानी इनका कहने का मतलब है भी कितनी भी बातचीत कर ले आपको बाद में एडजस्ट करना ही पड़ता है और एडजस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कई बार क्या होता है ना सोनाली कि एडजस्ट नहीं कर पाते जो लोग, उनके पीछे भी कई कारण हो जाते हैं। मसलन कि आपने कहा कि थोड़ा बदलाव बहुत जरूरी है। जब जैसे जैसे हम साथ में रहना सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक दूसरे की आदतें क्या है। बिल्कुल विपरीत ध्रुव की होते हैं कई बार पति पत्नी, लेकिन फिर भी निभा जाते हैं और कई बार एक जैसे होकर भी नहीं निभा पाते। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन संवाद जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वर वधू को विवाह से पूर्व बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि संवाद करना चाहिए कि बहुत जरूरी है ना। क्योंकि संवाद जो है वो मजबूत विवाह की नींव है और इसलिए अपने भावी जीवन साथी के साथ प्रभावी रूप से संवाद करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इस बात से इस बात का पता पहले ही चल जाता है कि दोनों को विवाह बंधन में बंधना चाहिए भी या नहीं बंधना चाहिए। यानी पहले ही अगर हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं इनके विचार हमसे नहीं मिल रहे हैं, है ना, या अगला इंटरेस्टेड नहीं है, एक तरफा ही इंटरेस्ट है, तो हमें मना करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर वाले जैसे मेरे मम्मी पापा चाह रहे हैं तो मुझे अभी मम्मी पापा की इच्छा है तो हाँ कहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मन से आपको लगे कि नहीं सचमुच मेरा जीवन साथी यही होगा तभी आप शादी करें, वरना बातचीत में ही निर्णय ले ले कि नहीं हमसे, ताकि आगे का जीवन आपका खराब नहीं हो। और बातचीत के दौरान दोनों ओर से पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। कोई भी बात आप छुपाएं नहीं, एक दूसरे से बात करें कि भाई क्या विचार हैं, क्या चाहते हैं, जैसे कि जीवन में उनके लिए क्या बातें महत्वपूर्ण है। आपका जीवन साथी चाहे वो लड़का है या लड़की, उनके जीवन में महत्व क्या है, किस बात का महत्व है। दूसरा, एक दूसरे को उससे क्या अपेक्षाएं हैं, या हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं मंदाकिनी जी, जैसे खर्च करने की आदत। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा खर्चीला स्वभाव होता है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों इतनी सब जरूरत है, क्यों इतनी महंगी गाड़ी, क्यों इतना बड़ा घर। तो ये सब बातें भी फिर बाद में क्या होता है इस विषय को लेकर भी बात बहुत ज्यादा हमारे विचारों में अनबन होने लगती है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो इस विषय पर भी बातचीत कर ले, क्योंकि किसी लोगों को सादगी पसंद, जीवन पसंद होता है तो किसी को ऐसा लगता है कि भाई होना चाहिए। उसमें मजा ही क्या है जीवन में, अगर हम खर्च ना करें, बहुत अच्छे से ना रहे, तो ये हर किसी की अलग सोच होती है। लेकिन इसके अलावा सोनाली बहुत सी बातें हैं, अगर यूं देखा जाए ना तो हर पल झगड़े के लिए 1000 बातें निकल सकती हैं। आपको अगर झगड़ने का मौका चाहिए तो 1000 बातें हैं, और नहीं तो जो आदमी एडजस्ट करना चाहता है वो हर बात पर एडजस्टमेंट करता ही है। आपके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, आपके साथ किसी तरह की गलत अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, मानसिक शारीरिक वो सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई थोड़ा खर्चीला है या कोई कम खर्चीला है, कोई घर के काम में ज्यादा हाथ बटाता है, कोई कम हाथ बटाता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई नहीं हंसता है, ये चीजें तो ये स्वीकारना चाहिए हमें कि ठीक है ये इंसान बाकी बहुत अच्छा है, ठीक है नहीं मुस्कुराता नहीं हंसता है तो ठीक है ना, उसको उसके हिसाब से जीने देना है। ये इसको हंसाना नहीं आता है, इसको बातचीत करना नहीं आता है, ये चुप रहना पसंद करती है। किसी कुछ लोगों को बहुत तारीफ करने की आदत नहीं होती है, और लड़कियों को खासकर महिलाओं को ऐसा लगता है कि भाई इतने प्यार से मैंने सब कुछ किया, इन्होंने बोला तक नहीं, पर ठीक है उन्होंने मन से मुस्कुरा कर बोल दिया। कुछ लोगों को कहना सचमुच नहीं आता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और आप चाहते हैं कि हर दिन आपका पति तारीफ करे, वाह क्या बात है, आज तो उंगलियां चाटते ही बनता है। तो ये सब चीजें रोज सुनने की आपको भी आदत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अच्छा खाना बनाया तो निसंदेह उनको अच्छा लगेगा और वो खा लेंगे। और एक जरूरी बात है ना कि आजकल के बच्चे बाहर विदेश जाना चाहते हैं, तो ये पहले ही बातचीत के दौरान तय कर लिया जाए कि भाई आपको विदेश जाने में इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोगों की बचपन से इच्छा होती है कि मैं बाहर जाके काम करूं। तो इस विषय पर भी पहले ही बात चाहिए। एक बात और है कि बीमारी, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर शादी से पहले आप मिलते हैं तो ये बात भी करिए कि आप
अपने स्वास्थ्य को लेकर कितना सचेत हैं। कई बार क्या होता है, बाद में पता चलता है कि किसी को कोई गंभीर बीमारी है, फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। तो बिल्कुल भी हमने पहले ही बोला कि ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए अपने बीच में, यानी कोई भी बात छुपाए नहीं। लेकिन अभी क्या हो गया है, जो युवा पीढ़ी की बात हम करें सोनाली, मुझे लगता है उनको इन बातों से इतना मतलब नहीं होता जितना ये कि हम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लगाकर कहीं फोटो सेशन कराएं, किसी हिल स्टेशन जाएं और एक खूबसूरत सा हमारा जो है फोटो सेशन हो जाए, और जब हमारी शादी हो तो बड़े बड़े पोस्टर्स में वो फोटो लगा दिए जाए। उनको वो ज्यादा शौक है। प्री वेडिंग शूट जो है वो ज्यादा चाहिए आजकल बच्चों को, जिसका कोई बहुत ज्यादा मायने होता नहीं है। तो आप अगर पूर्व में मिलना चाहते हैं तो उसके पीछे मकसद होना चाहिए, ना कि आपने 1.5-2 लाख रुपए लगाकर प्री वेडिंग फोटोज खिंचा लिए हैं और आप चाहते हैं कि शादी के दिन वो बड़े बड़े पोस्टर के रूप में देखने लोगों को देखा जाए। और इस बारे में भी बातचीत कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं पसंद होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, एक मेमोरी बन जाएगी हम दोनों के लिए। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है, कुछ के माता पिता इसको पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, आप एक चीज और ध्यान रखें कि आप अकेले रहना पसंद करती हैं, लेकिन लड़का अगर संयुक्त परिवार के साथ रहना चाहता है, वो बात भी आप क्लियर कर लें कि भाई आप कैसा चाहती हैं। कल के दिन बाद में आप लड़ाई झगड़ा करके अलग होती हैं, दूसरे का घर खराब करती हैं, माता पिता से लड़के को दूर करती हैं, घर में अशांति फैलाती हैं, तो ये भी गलत बात है। यानी इस बारे में भी और खुलकर बात करें। अगर सचमुच आप नहीं जाए, कोई लड़की नहीं चाहती कि साथ में रहे, कुछ लोगों का ऐसे विचार होते हैं मंदाकिनी जी कि दूर रहकर भी प्यार से रहा जा सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही घर में रहे। तो आप ऐसा पूछ ले कि भाई मेरी इच्छा है कि हम घर के पास में ही, यानी तुम्हारे पेरेंट्स के घर के पास में ही कोई घर लेकर रहना चाहते हैं, तो उसमें ये बात में कोई गलत नहीं है। इसमें बात दूर रह के भी प्यार बांटा जा सकता है, पर ये बात पहले ही क्लियर कर लें। और कुछ लोगों को एक साथ रहना भी अच्छा लगता है, इसलिए वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। और कुछ लड़कियां जो है शादी के बाद भी अपनी नौकरी को रखना चाहती हैं या नौकरी करना चाहती हैं, तो लड़के वाले पसंद नहीं करते कि लड़कियां नौकरी करने बाहर जाएं, वो घर संभालें। इस बात पर भी मनमुटाव होते हैं अक्सर, है ना। तो आज पहले जो लड़कियां हैं वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं और होना चाहिए। इतनी सारी उन्होंने डिग्री ली है, इतनी पढ़ाई की है, तो जो है उनकी पढ़ाई भी ये सभी विषय चर्चा के होने चाहिए, न कि केवल हम मौज मस्ती के लिए जाएं और एक शौक पूरा करके आ जाएं कि हम तो अपने भावी लड़के से, वर से मिल लिए हैं या भावी वधू से, दिखने में सुंदर है, या स्मार्ट है, या हीरो की तरह लगता है, या हीरोइन लगती है। लेकिन शादी के बाद जब असलियतें सामने आती हैं तो वो हीरो विलन लगने लगता है, तो वो फिर गलत हो जाता है। तो आप हमारे श्रोता क्या कहते हैं, जरा उनके विचार पढ़ लेते हैं। लिखते हैं कि विवाह से दो लोगों के बीच में साझा जीवन का आधार बनता है और विवाह से प्रेम, सम्मान और सहयोग के आधार पर दो लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। विवाह से समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वंश वृद्धि होती है, संतान का पालन होता है, दाम्पत्य सुख बनता है और विवाह से सामाजिक भूमिकाएं और स्थितियां परिभाषित होती हैं। शादी चाहे अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ करें या माता पिता की पसंद से, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। इस रिश्ते की नींव शादी के पहले ही पड़नी शुरू हो जाती है। दोनों लोग एक दूसरे से क्या सवाल करते हैं, एक दूसरे के माता पिता रिश्तेदारों को कितना प्यार सम्मान देते हैं, इन सभी बातों का असर इस रिश्ते पर पड़ता है। इसलिए शादी तय होने पर परिवार से अनुमति लेकर अपने जीवन साथी को जानने के लिए उनके साथ खूब वक्त बिताएं। कई बार एक साधारण सी मुलाकात भी हमें अपने साथी के विषय में कोई महत्वपूर्ण बात बता देती है। और शादीशुदा रिश्तों को लेकर आपके साथी का क्या रवैया रहेगा, आप दोनों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ज्यादा वक्त साथ बिताते बिताते आप रिश्ते की मधुरता का आनंद लें और तालमेल बिठा सकते हैं कि नहीं, ये भी जान लें, ताकि आगे चलकर आपका संबंध ताकत बने। और अब गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे।
ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो सोनाली, अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हाँ, तो सोनाली, इस अंतराल के बाद हम फिर से अपने श्रोताओं से, सखियों और सखाओं से जुड़ गए हैं। और आप, मैं देख रही हूँ कि ये अंतराल में नाच रही थी, बड़ी खुश थी आप, क्या बात है? अरे ये जो गाना था ना याहू, उसमें से नाचने का दिल किया। वैसे विवाह में ऐसे ही होता है ना, नाचने का दिल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारी सखी लिखती है, हाँ? विवाह से पहले बातचीत, अब ये बातें कुछ भी मायने नहीं रखती है। ये सब हमारे जमाने की बात थी। बातचीत तो दूर, एक झलक दिखना भी मुश्किल था। और न हमें इतनी हिम्मत थी। आजकल की नौजवान पीढ़ी हिम्मत और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। एक हद सीमा तक बातचीत करना, मिलना जुलना कोई गलत नहीं है। इससे एक दूसरे के गुण दोष देखने को मिलते हैं, समझते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं। बहुत नजदीकियां अच्छा भी होता है, पर कहते हैं कि अधिक मीठा होने पर चींटियां लगने लगती है। यही जिंदगी की यथार्थ और सच्चाई है। बहुत बार संबंध बनते बनते बिगड़ जाते हैं और यह दोनों के लिए दुखदाई हो जाता है, क्योंकि एक भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाता है जो किसी कारणवश टूटता है तो वो बेहद तकलीफदेह होता है। 2 परिवार टूटते हैं, कुछ ऐसी अनहोनी घट जाती है जिसकी भरपाई करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत सटीक बात लिखी, सही कहा इन्होंने। एक श्रोता लिखते हैं कि विवाह से पहले वर-वधू की बातचीत, ये विषय काफी संजीदा है। मुझे लगता है कि काफी गंभीर विषय है। मुझे ये भी लगता है कि वधू के बीच विवाह से पहले शहर और आसान तरीके से बात होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही तो समय होता है कि वो दोनों एक दूसरे को समझें, आपस में अच्छा मेलजोल
बनाएं। उन्हें मिलना जुलना चाहिए, घूमने जाना चाहिए और एक दूसरे को बातचीत करके घूमने के दौरान समझ लेना चाहिए और बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि किसी को बुरी न लगे। इस तरीके से बात भी हो जाती है और वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर ले अपने होने वाली पति या पत्नी के साथ। हमारे एक साथी लिखते हैं, शादी यानी अंधेरे में लगाई हुई छलांग, सही पड़ी तो ठीक है, नहीं तो भाग्य की देन समझकर चलते रहना। ऐसा पहले कहा जाता था। आजकल तो लव मैरिज का जमाना है। अच्छी जान पहचान और सोच विचार के साथ जो किया जाता है वहां मिस मैचिंग का सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अरेंज मैरिज में भावी वर वधू की बातचीत होना बहुत जरूरी है। भविष्यकालीन सपने, सोच विचार के बारे में एक दूसरे को उन्होंने परख लेना चाहिए। यहाँ भी शुरू में सभी बातें मीठी मीठी होने की संभावना है। बातचीत के समय दिल की असली गहराई जान लेने की ताकत होनी चाहिए। निरीक्षण शक्ति की भी यहाँ परीक्षा होती है। बाकी तो लाख सावधानी रखने के बाद भी भाग्य के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, ये बात माननी पड़ती है। इस बात पर वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। पिया का घर फिल्म का गीत याद आ रहा है। सुनना चाहते हैं। अरे वाह। एक ये लिखते हैं कि शादी से पहले वर और वधू को मिलना ही नहीं अपितु बात करना भी जरूरी है, जिससे कि लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छे से जान लें, समझ सकें, ताकि उन्हें विवाहित जीवन में किन्हीं परेशानियों का सामना न करना पड़े। और एक श्रोता लिखते हैं, सोनाली, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से प्रस्ताव आया और बस लड़की देखने चल दिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो लड़कियां देखने जाते हैं, नाश्ता पानी करके आ जाते हैं, फिर लड़के वाले को जवाब दे देते हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं है। ये कोई भी कारण झूठ बता देते हैं कि कुंडली नहीं मिली और रिजेक्ट कर देते हैं। पहले सभी तरफ से जांच परख कर लें, उसके बाद लड़की देखने जाएं। आप अपनी पसंद की मैट्रिमोनियल साइट पर भी जा सकते हैं, जिनके द्वारा हमें रिश्ता करवाने या जिन्होंने हमारे लिए रिश्ता ढूंढा है। उन्हें ये सब कुछ जानकारी होना चाहिए कि हमें किस तरह की लड़की चाहिए, किस तरह की पढ़ाई चाहिए, अन्य और भी चीजें हैं जो सब कुछ दुरुस्त होने के बाद ही आपको ये रिश्ता तय करना चाहिए। सचमुच बहुत सही बात इन्होंने लिखी है, क्योंकि वक्त भी बहुत बर्बाद होता है और जिन लोगों को मना किया उनकी मानसिक अवस्था भी बहुत खराब हो जाती है। तो पहले ही फोटो देख के, तो मैट्रिमोनियल साइट पे तो इतना सब कुछ लिखा होता है कि सब कुछ देख के उस व्यक्तित्व का अंदाजा बहुत अच्छे से आ जाता है। जी बिल्कुल। एक हमारे साथी लिखते हैं, विवाह एक साझेदारी है जिसमें दोनों पार्टनर्स का सहयोग और समर्पण महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका साथी भी उतना ही समर्पित है जितना आप है। विवाह के बाद आपसी संवाद और समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह सुनिश्चित करें कि आपके और आपके साथी के बीच अच्छा संवाद हो और आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझते हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विवाह से पहले वर और वधू की बातचीत एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनके भविष्य के जीवन को आकार देने में मदद करता है। ये बातचीत उन्हें एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करती है। विवाह से पहले वर और वधू की बातचीत में कई विषय हो सकते हैं, जैसे कि परिवार और बच्चे, वित्त और कैरियर, जीवन शैली, आदतें और स्वास्थ्य तंदुरुस्ती की बात, भावनाएं, अपेक्षाएं और बेहतर समझ होनी बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे को समझ रहे हैं। मजबूत रिश्ता बनाने के लिए एक दूसरे को समझें, आप वो कहते हैं, और समाधान ढूंढें हर बात का। मतभेद अगर आपके भीतर ज्यादा है अभी से, तो फिर ये रिश्ता आगे चल नहीं सकता। और विश्वास, सबसे बड़ी बात कि वर और वधू की बातचीत उन्हें एक दूसरे पर विश्वास करने में मदद करती है, इसलिए ये बातचीत बेहद जरूरी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह से पहले वर और वधू की बातचीत में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जा सकती है। परिवार और बच्चे, वर और वधू को अपने परिवार और बच्चों के बारे में चर्चा करना चाहिए कि उनके परिवार के मूल्य और बच्चों की परवरिश के बारे में चर्चा करनी चाहिए। साथ ही लिखते वित्त और करियर की, यानी वर और वधू को अपने वित्त और करियर के बारे में चर्चा करनी चाहिए। जीवन शैली और आदतों की चर्चा करनी चाहिए। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की चर्चा करनी चाहिए और भावनाओं और अपेक्षाओं की भी चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वही हमने कहा कि खाली प्री वेडिंग फोटोशूट करने हम चले जाते हैं और उसे ही हम मिलना मान लेते हैं, एक दूसरे को समझना जान लेते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और अब मुश्किल हो जाएगा अगर हमने अपने श्रोताओं को गीत नहीं सुनाया तो नाराज हो जाएंगे हमारे साथी। अब नाराज नहीं होने देना। न कर सकेंगे हमको ज़माने के सितम, ओ ज़माने के सितम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम।
माँ की निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां। इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत न हो कम, वो मोहब्बत न हो कम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। हाँ तो सोनाली, अब घूमने निकलते हैं थोड़ी देर। चलिए, बहुत थोड़ी भारी भरकम बातें हो गई है। हाँ। तो क्यों ना हल्की फुल्की उड़ान लेते हैं हम। हाँ, लक्षद्वीप की ओर चलते हैं। लक्षद्वीप की ओर चलते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं लक्षद्वीप के बारे में कुछ बातें मलयालम और संस्कृत में। लक्षद्वीप यानी 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप केरल और कोची से करीब 440 किलोमीटर दूर, और लक्षद्वीप 36 छोटे द्वीपों का समूह है और कुल आबादी करीब 64,000। क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर। भाषा मलयालम और इंग्लिश। अहम द्वीप कवाराट्टी, अगाट्टी, अमिनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, ब्रिटा, आंदोह, कल्पनी और मिनिकॉय। क्या बात। प्रशासन के मुताबिक लक्षद्वीप में 13 बैंक और 13 गेस्ट हाउस और 10 अस्पताल भी है। अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब ये लक्षद्वीप घूम कर आए हैं और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी है, क्योंकि भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से लगभग 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह इसे मानते हैं हम। और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और ये हमारे देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश माना गया है। जी, और कुल सतही क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। कवारात्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और इस समूह के केवल 10 द्वीपों पर ही मानव आबादी है। और यहाँ अधिकांश लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, जैसा हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और यहाँ घूमने जाने का समय जो है सितंबर में होता है, क्योंकि मौसम जब सुहाना भी रहता है और साथ ही वाटर सपोर्ट के लिए भी वो अनुकूल समय होता है। सितंबर से मई के बीच में आप जा सकते हैं। अच्छा, सितंबर से मई के बीच में हम जा सकते हैं। यानी सिर्फ बारिश के मौसम में वहां जाना अच्छा नहीं, यानी बहुत समुद्री तूफान वगैरह आ सकते हैं। और ये जैसे आपने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है वहां पर। और यहाँ पर पानी की विविध गतिविधियां जैसे तैराकी है, फिर सर्फिंग है, कैनोइंग है, स्नॉर्कलिंग है, स्कूबा डाइविंग, वाटर स्कीइंग, कयाकिंग जैसी गतिविधियां हम वहां जाकर कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ के साफ सुथरे समुद्र किनारे, प्राकृतिक सुंदरता और शांति पर्यटकों का जो है वो मन मोह लेती है। लक्षद्वीप में सोनाली अगत्ती द्वीप है। ये अगत्ती द्वीप पर आप वाटर स्पोर्ट का भी आनंद उठा सकते हैं। इतना सुंदर जगह है ये। जी, और साथ ही मिनिकॉय द्वीप पर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है और स्थानीय भाषा में से मलिकू के नाम से जाना जाता है। यहाँ मूंगे की चट्टानें, सफेद रेत और अरब सागर की खूबसूरती का हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक दूसरा और जो है बांगरम द्वीप जो है हिंद महासागर के नीले पानी में स्थित बांगरम द्वीप
लक्षद्वीप का ही अद्भुत नजारा हमें देखने को मिलता है। और मूंगे की चट्टानें, जैसा कि अभी तुमने बताया, डॉल्फिन और सूर्योदय और सूर्यास्त का जो है नजारा, वो भी देखने के लिए लोग रुकते हैं वहां पर। और लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप में मरीन संग्रहालय स्थित है और यहाँ समुद्र से जुड़ी कलाकृतियां रखी है। समुद्री जीवन की जानकारी इस संग्रहालय में हम देख सकते हैं। और साथ ही कदमत द्वीप, कल्पेनी द्वीप और अमीन दीवी द्वीप, जो कि अंद्रेटी द्वीप भी है। अच्छा, अंद्रेटी द्वीप भी वहां पर है। तो ये सब भी देख सकते हैं और इसका आनंद हम उठा सकते हैं। और लक्षद्वीप की यात्रा पर जब आप शानदार यॉट क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं। क्रूज में इतना मजा आता है ना, जब वहां पर सब म्यूजिक चलता है, खाना पीना होता है। और लक्षद्वीप जाने के लिए आप हवाई या समुद्री मार्ग से जा सकते हैं। लक्षद्वीप में स्थित अगाती हवाई अड्डा जो है उसमें आप वहां पर जा सकते हैं। हाँ, और अगर आप समुद्री मार्ग से लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो कोच्चि से लक्षद्वीप की यात्रा कर सकते हैं। कोच्चि से लक्षद्वीप की यात्रा में 14 से 20 घंटे का समय लगता है लगभग। और यहाँ का भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर चाइनीज, थाई, कोरियन और भारतीय लज्जतदार खाना हम खा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मलयालम और संस्कृत में, जैसा कि अभी आपने बताया था कि 1 लाख द्वीप इसका अर्थ होता है। और लगता है कई लोग घूम के भी आए हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह अपने विदेशी और सूरज चुंबन वाले समुद्र तटों और हरे भरे लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप तो है ही। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में लगभग 36 द्वीप हैं। बहुत ही बारीक जानकारी हमारे श्रोताओं ने दी है और लगता है कि हमारे श्रोता घूमने गए भी होंगे। तो चलिए सुहाने सफर का आनंद लेते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओ हो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं।
हमारी एक सखी कहती हैं कि विवाह विषय पर जो चर्चाएं हो रही है बहुत सटीक जानकारी आप दे रही हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। शुक्रिया, मेहरबानी कि आपने इस चर्चा में भाग लिया है और इसे सराहा है। सोनाली, एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना है। जो सेगमेंट है आपका, उसमें आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि परीक्षा के समय किस तरह का माहौल घर में होना चाहिए। लिखते हैं कि परीक्षा और घर का माहौल, परीक्षा के समय घर का माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का रहना चाहिए। अगर हम ही घर का माहौल तनावग्रस्त रखेंगे तो बच्चे भी तनाव में आ जाएंगे और उनके लिए तनाव बिल्कुल भी सही नहीं। अगर बच्चे तनाव ले रहे हैं तो माता पिता को उन्हें समझाना चाहिए कि हमें बिना तनाव लिए परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो एक डर है कि नंबरों का, वो डर निकाल देना चाहिए। इस डर को छोड़कर अगर हम परीक्षा की तैयारी करेंगे तो कोई तनाव होगा ही नहीं। हमारी एक सखी लिखते हैं कि परीक्षाओं में घर का वातावरण, पहले हमारे गार्जियन तनाव में हो जाते थे और अब हम हो जाते हैं। कितना भी मन को शांत रखिए पर तनाव तो तनाव है, हावी रहता ही है। कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चे पर तनाव हावी न हो। उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि परीक्षा होती है, कम या ज्यादा मार्क्स होने से जिंदगी घटती नहीं है, वो चलती रहती है। आज थोड़ी कम हुई तो कल थोड़ा प्रश्न पत्र अच्छे से कर लेंगे। माता पिता को अपना तनाव कम रखना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि परीक्षा और घर का वातावरण में दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि घर का वातावरण शांति और प्रेम वाला होना चाहिए, अर्थात आपस के छोटे बड़े मतभेदों को लड़ाई झगड़े से निपटाने के बजाय चुपचाप निपटा लें, ताकि परीक्षा की तैयारी में बच्चे का मन भटके नहीं। दूसरे, परीक्षा के दौरान टीवी और रेडियो से दूरी बनाए रखें। माता पिता बच्चों को पढ़ाई के लिए कहकर खुद टीवी या रेडियो सुनते हैं, देखते हैं। हालांकि टीवी रेडियो की आवाज भले ही कम रखते हैं, तब भी बच्चे का ध्यान तो भटकता ही है। साथ ही बच्चा माता पिता के दोहरे व्यवहार से मन ही मन कुढ़ता भी रहता है। बिल्कुल सही कहा कि आप खुद दिन भर मोबाइल में रहें, आप दिन भर टीवी देखेंगे और अपनी सहेलियों से बातें करेंगे और बच्चों को कहेंगे कि अपने दोस्तों से बातें नहीं करनी है, पढ़ाई करो, तैयारी करो, तो बच्चे को बुरा लगेगा ही ना। ये भी बात है। और ये भी बात है ना मंदाकिनी जी कि कुछ बार ऐसा होता है कि हम इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि 3-4 महीने पहले ही हमें ना केबल नहीं चलाना है, रेडियो नहीं सुनना है। और घर के जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं कि वो कहाँ जाए, किससे बात करें, क्योंकि वो बाहर भी ज्यादा जा नहीं सकते। उनके साथ भी फिर अजीबोगरीब व्यवहार हो जाता है कि आप भी चुप रहें, शांत रहें, गंभीर रहें, हंसना बोलना बंद कर दें, फोन पर जोर जोर से ना बात करें, मजाक न करें बच्चे के साथ, बच्चे से हंसे बोले नहीं। इस तरह के अजीबोगरीब इंस्ट्रक्शंस मिलने लग जाते हैं। ये सब टेंशन के कारण ही होता है और घर का माहौल बहुत बुरा हो जाता है सोनाली उस वक्त ना। बच्चा भी हंसना बोलना चाहता है परीक्षा के दौरान भी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक हमारे साथी लिखते हैं, मुझे कुछ कहना है परीक्षा और घर का वातावरण। भाई, परीक्षा और वातावरण, और वो भी घर का। जी हाँ, स्वस्थ वातावरण रहना घर का ही नहीं अपितु बाहर का भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्ययन का माहौल तभी बन पाता है, फिर घर की खुशहाली ही बाहर झलकती है। माना अब शुभ हेतु दही और चीनी के साथ चंदन और टीका की जरूरत नहीं है, फिर भी अध्ययन के लिए तो शांत वातावरण की अपेक्षा तो है ही, और चंदन का टीका और दही और शक्कर की अभी भी जरूरत होती है। ये हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। एक श्रोता लिखते हैं कि परीक्षा में घर का वातावरण शांत और आरामदायक होना चाहिए, इससे बच्चे का ध्यान केंद्रित रहता है, वो अपनी परीक्षा बेहतर तरीके से दे पाता है। परीक्षा के लिए घर में शांति बनाए रखने के लिए माता पिता को कई उपाय अपनाने चाहिए। उन्हें समय समय पर पौष्टिक भोजन देते रहना चाहिए और परीक्षा के दिन रात्रि का जागरण नहीं करने देना चाहिए, है ना। और इस तरह से हमारे श्रोता कहते हैं कि ज्यादा मार्क्स को लेकर वो ज्यादा तनावग्रस्त न हो माता पिता, कि भाई कोई बात नहीं, अगर बच्चा कम मार्क्स लेकर भी आया है तो उसे डांटें डपटे नहीं, डराएं नहीं, धमकाएं नहीं और घर का माहौल खराब नहीं करें। कई बार ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी कि अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होता है, पर जब हम पर गुजरती है, जब यानी हमारे बच्चे 10th में होते, 12th, उसमें हम लोग इतने टेंशन में, और फिर बाद में कुछ सालों बाद में आता है कि अरे हमने फालतू में टेंशन लिया, उस 10वीं के, उस 9वीं के, 7वीं 8वीं के मार्क्स का क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तनाव होता है, स्वाभाविक तनाव होना लाजिमी है, लेकिन घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। बच्चे को इतना तनावग्रस्त नहीं कर दें कि वो डर के मारे पेपर ही न दे पाए, है ना। क्योंकि भूल जाते हैं, फिर ज्यादा तनाव हो तो सब पढ़ाई लिखाई भूल जाता है, वाली सारे ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे के। अरे मम्मी डांटेगी, मुझे तो कुछ ही नहीं आ रहा है, पापा डांटेंगे, तो तो बच्चा जो पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दें। हाँ, घर में गंभीर माहौल होना चाहिए और कुछ जगह अनुशासन होना बहुत जरूरी है बच्चे के साथ। ठीक है, तो अब अनुशासन ये कहता है कि एक गीत होना बहुत जरूरी है। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार।
कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें आज मगर बस इतना ही करना है इकरार तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। हमारी एक सखी लिखती है, उल्लासपूर्ण बातों से लगता है सोनाली जी वहां जा चुकी है। कहाँ? लक्षद्वीप। अच्छा। परीक्षा तो बहुत बार दी है पर लक्षद्वीप जाने की सोच रही, अभी तक गई नहीं हूँ। लेकिन आपकी बातों का असर हो गया हमारी सखियों पर। हाँ। और उन्होंने यही सोचा कि आप लक्षद्वीप की सैर कर चुकी हैं, है ना? वैसे देखिए बातों का असर तो होता ही है ना? हम कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं सामने वाले से, ये बहुत डिपेंड करता है। और सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके रोजमर्रा के व्यवहार से समझ आता है कि आप किस तरह का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं। जी, है ना? घर गृहस्थी में भी होता है, घर के बाहर भी होता है, ऑफिसेज में भी होता है कि आप अपने साथी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह से अपनी बातें पेश करते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि सामने वाले पर एक पॉजिटिव छाप छोड़ जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो गीत संगीत भी अच्छा लगता है। और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
सर।